इस चैप्टर का नाम है डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, यूनिट 1 में। तो हमने इसमें देखो पढ़ा था सबसे पहले तो डिमांड क्या होता है। तो डिमांड में 3 बातें इंपॉर्टेंट है कि भाई एक डिज़ायर है, मतलब आप कुछ ख़रीदना चाहते हो, दूसरा आपके पास मीन्स हैं खरीदने के यानी साधन है, और तीसरा आपके पास विलिंगनेस है उस साधन को यानी अपने रिसोर्स को अपनी इच्छा को खरीदने के लिए यूज़ करना। तो मेरे पास पैसा है और मैं चाहता हूँ कि मैं ये प्रोडक्ट खरीद लूँ, तो इसको बोलते हैं विलिंगनेस। तो डिमांड का मतलब होता है डिज़ायर, मीन्स और विलिंगनेस, इन तीनों को मिला दो तब हम कहेंगे कि ये डिमांड है। खाली डिज़ायर से नहीं होगा कि मान लो मैं सोच रहा हूँ कि मैं लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीद लूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर वो हम उसको डिमांड नहीं कहेंगे। अच्छा, बाकी डिमांड जो होता है वो क्या है, थोड़ा सा हमने ये भी समझा था कि जैसे हम अलग अलग प्राइसेस पर अलग अलग क्वांटिटी ख़रीदना चाहते हैं। जैसे 10 रुपये पर हम 5 यूनिट्स ख़रीदना चाहते हैं, अगर यही 3 रुपये प्राइस हो जाएगा तो आप 15 यूनिट्स ख़रीदना चाहोगे, तो उसको क्वांटिटी डिमांडेड कह देते हैं। लेकिन जब हम इसको मतलब अलग अलग प्राइसेस पर और अलग अलग क्वांटिटीज़ को मिलाकर कंबाइनली बोलते हैं, तब हम इसको एक डिमांड वर्ड कह सकते हैं। तो डिमांड वर्ड थोड़ा सा एक वाइडर वर्ड है, बड़ा वर्ड है, जिसमें हम डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है एक प्राइस पर आप कितने यूनिट्स खरीदना चाहते हो, है ना, तो ये मतलब होता है। लेकिन मेन चीज़ थी कि कौन कौन से फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं, है ना, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड किन चीज़ों से अफेक्ट होगी। तो देखो पहला फैक्टर है प्राइस, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी, यानी इन्वर्स रिलेशन है। दूसरा फैक्टर था रिलेटेड गुड का प्राइस। अब इसमें 2 तरह के गुड थे, सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। तो मान लो हम गाड़ी की बात करें तो गाड़ी का सब्सटीट्यूट कौन है, बाइक, और गाड़ी का कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या है, पेट्रोल या डीजल। अब इसमें रिलेशन ये होता है कि मान लो बाइक यानी सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस कम हुआ तो लोग सोचेंगे कि चलो अब हम भी बाइक खरीद लेते हैं, तो गाड़ी की डिमांड कम हो जाएगी। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो होता है या सब्सटीट्यूट गुड्स के अंदर डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो जैसे ही अगर सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस कम हुआ तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड भी कम हो जाएगी, या वाइस वर्सा। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड में इन्वर्स रिलेशन होता है। अब मान लो पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो फिर लोग गाड़ी की डिमांड कम कर देंगे, तो यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस के साथ। तो 2 तरह के रिलेटेड गुड्स हैं, सब्सटीट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड, दोनों के साथ अलग रिलेशन है। तीसरा फैक्टर आपको बताया था इनकम, कंज्यूमर की जो इनकम होती है। अब वो भी अलग अलग गुड के हिसाब से अलग अलग अफेक्ट करती है। अब अगर नॉर्मल गुड है तो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होगा, यानी इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ी। इन्फीरियर गुड है तो फिर नेगेटिव इनकम इफेक्ट होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप कम खरीदोगे। मान लो बेकार क्वालिटी के गुड्स हैं, चीप क्वालिटी के गुड्स हैं, तो आपकी इनकम जब बढ़ेगी तो आप उसको कम खरीदोगे। अब मुकेश अंबानी साहब की इनकम बढ़ रही है तो वो कोई बेकार प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे, चीप प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे। तो इन्फीरियर गुड नेगेटिव इनकम इफेक्ट पे चलते हैं। बल्कि नेसेसिटी गुड भी कुछ होता है, एक्सेप्शन भी है, जो इनकम से अफेक्ट नहीं होते, यानी कि इनकम बढ़े घटे कुछ भी रहे वो चेंज नहीं होती, उनकी क्वांटिटी उतनी ही रहती। तो ये होते हैं 3 प्रकार के मेनली गुड्स। फिर इसको मैंने थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी बता दिया था, जो अब वैसे रेलिवेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, हमें तो रिलेशन याद रखना है। नॉर्मल गुड में पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, इन्फीरियर गुड में नेगेटिव इनकम इफेक्ट, नेसेसिटी गुड जो है वो चेंज नहीं होते। बाकी इसके अलावा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वो भी हमारी डिमांड को प्रभावित करते हैं, जिसमें मैंने आपको अलग अलग इफ़ेक्ट्स भी बताए हैं। डेमॉन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट, आप अपने पड़ोसी को देखते हो तो आपका भी मन करता है डिमांड करने का। बैंड वैगन इफ़ेक्ट में आप और बहुत सारे लोगों को देखते हो कि पूरा मोहल्ला लाल पजामा खरीद रहा है तो मैं भी खरीदूंगा, तो ये होता है बैंड वैगन इफ़ेक्ट। लेकिन स्नॉब इफ़ेक्ट इसका उल्टा होता है। स्नॉब इफ़ेक्ट डिमांड कम करता है। स्नॉब इफ़ेक्ट होता है जो लोग कहते हैं कि हम भीड़ से अलग हैं, हम हट के काम करते हैं, तो जब उन्हें लगता है कि बहुत प्रोडक्ट कॉमन हो गया, ये तो हर कोई खरीद रहा है, लाल पजामा तो हर कोई पहन रहा है, तो हम सोचते हैं फिर हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि ये तो बहुत कॉमन है। तो स्नॉब इफेक्ट जो होता है वो डिमांड को कम कर देता है। वेबलेन इफेक्ट होता है नीता अंबानी जी वाला एग्जाम्पल, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। अब जब कोई चीज़ बहुत महंगी हो जाती है तब उनका मन करता है कि अब हम खरीदेंगे, जैसे डायमंड्स, तो वो सोचती हैं कि अब ये महंगा है डायमंड, तब मैं खरीदूंगी। अगर आप उनको बोलोगे नीता अंबानी जी को कि मैडम ये 5 लाख का डायमंड हार खरीद लो, तो वो कहेंगी नहीं 5 लाख का मैं नहीं खरीदूंगी। मैडम 500 करोड़ का है, तो वो कहेंगे हाँ अब ठीक लग रहा है। तो वेबलेन इफेक्ट।
बाकी अदर फैक्टर्स भी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जैसे पॉपुलेशन बढ़ गई या आपकी एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में, तो या एज डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो जिस इकनॉमी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिमांड ज़्यादा रहेगी, जिस इकनॉमी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो डिमांड कम रहेगी। तो इस तरह से अदर फैक्टर्स भी डिमांड को प्रभावित करते हैं। अब इन्हीं फैक्टरों को एक डिमांड के फंक्शन में शो कर दूंगा तो ये डिमांड फंक्शन बन जाता है कि क्वांटिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस या अदर फैक्टर्स। तो इसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन। ये भी इन्वर्स रिलेशन, मतलब ये भी एक डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ही शो हो रहे हैं कि डिमांड को वो सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन। बाकी अगर मैं डिमांड कर्व की बात करूं तो वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, वो तो सिंपल आपको पता ही है। और डिमांड शेड्यूल की बात करूं तो वो एक टैबुलर प्रेजेंटेशन है जिसमें हम इन्वर्स रिलेशन शो करते हैं प्राइस और क्वांटिटी का। अब एल्फ्रेड मार्शल ने एक लॉ दिया। क्या लॉ था? एल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि अगर हम 4 फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दें, यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट और अदर फैक्टर, अगर ये चेंज ना हो तो प्राइस जो है वो क्वांटिटी के साथ इन्वर्सली रिलेटेड होगा। इस बात को लॉ बोल दिया, लॉ ऑफ डिमांड। तो अगर हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट और अदर फैक्टर, वो नीले रंग के पट्टे वाले 4 फैक्टर, अगर हम उन नीले रंग के पट्टे वाले 4 फैक्टरों को कांस्टेंट कर दें, मतलब वो चेंज ना हो, तो प्राइस जो है वो क्वांटिटी के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। इसे लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। और इस अजम्पशन को कहते हैं सेटरस पेरिबस, यानी कि अदर फैक्टर्स चेंज नहीं होंगे। इसको बोल देते हैं सेटरस पेरिबस। तो ये होता है लॉ ऑफ डिमांड। बाकी लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, मतलब कि ये सिर्फ रिलेशन बताता है, इन्वर्स रिलेशन, क्वांटिटी नहीं बताता, तो इसीलिए ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। अच्छा, अब डिमांड जो हम पढ़ते हैं वो ऑब्वियसली एक किसकी होती है? इंडिविजुअल की। लेकिन अगर हम 2-3 इंडिविजुअल्स को मिला दें मार्केट में और उन सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड को इकट्ठा कर लें तो उसको बोल देंगे मार्केट डिमांड। तो वो येलो कलर में आपको दिख रहा है। और डिमांड कर्व इंडिविजुअल्स के बनाएंगे तो ऐसा बनेगा काले रंग का, मार्केट का बनाएंगे तो बनेगा लाल रंग का, जिसमें प्रॉपर्टी ये होती है कि मार्केट का डिमांड कर्व जो है वो हमेशा फ्लैटर होगा। थोड़ा सा आपको देखोगे तो फ्लैटर लगेगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने लिखा था स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। वो तो एक बहुत ही सिंपल पॉइंट है कि भाई ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। इसका स्लोप का फॉर्मूला याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर देता हूँ कि डिमांड कर्व का जो स्लोप है, मतलब ढलान, उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन प्राइस, ठीक है, ये याद रखना है, डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। और ये हमेशा नेगेटिव होता है। नेगेटिव इसलिए बोलते हैं या होगा क्योंकि डायग्राम जो है वो इन्वर्स रिलेशन शो कर रहा है। तो इन्वर्स रिलेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो प्राइस है P0 और क्वांटिटी है Q0, तो अगर प्राइस कम होगा तो फिर क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ रही है। तो ये इन्वर्स रिलेशन शो करता है। तो इसीलिए जब हम इसका स्लोप का आंसर निकालते हैं तो वो नेगेटिव आता है। तो इनफैक्ट इसीलिए इसको नेगेटिवली स्लोप्ड कहते हैं, है ना। डिमांड कर्व को हम क्या कहते हैं? नेगेटिवली स्लोप्ड। यानी कि आप ऊपर पत्थर रखोगे तो ये नीचे भाग जाएगा गोल गोल। तो जब भी कोई कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है तो उसको नेगेटिवली स्लोप्ड कह देते हैं। तो ये नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व है ना। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, चेंज इन P अपॉन चेंज इन Q। बाकी इसकी इक्वेशन होती है वो ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, ऐसी लिखी हुई है, आप भी देख के खुश हो जाओ। Q इज इक्वल टू A माइनस बी पी। Q मतलब हो गया क्वांटिटी, A मतलब होता है Y इंटरसेप्ट, Y इंटरसेप्ट मतलब ये येलो कलर का पूरा हिस्सा, B मतलब होता है स्लोप और P मतलब होता है प्राइस। लेकिन इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है तो ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, हाँ स्लोप पता होना चाहिए। अच्छा, फिर हमने लिखा था कि लॉ ऑफ डिमांड क्यों ऑपरेट होता है। तो इसके भी 4 मेन रीजंस हैं, इनफैक्ट 5 समझ लो कि भाई लॉ ऑफ डिमांड क्यों ऑपरेट हो रहा है। प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रहा है डिमांड बढ़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके लिए एल्फ्रेड मार्शल ने कहा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि आप एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे जैसे ज़्यादा बर्गर खाते रहोगे
तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहेगी, मतलब मज़ा आपको कम मिलेगा। तो जब आपको कम मज़े मिलेंगे तो आप प्राइस कम पे करोगे। तो मार्शल के हिसाब से क्वांटिटी के बढ़ने पर प्राइस कम हो रहा है, तो एक इन्वर्स रिलेशन शो हो गया। तो उन्होंने कहा कि देखो लॉ ऑफ डिमांड प्रूफ हो गया। इसी तरह J.R. हिक्स, उनका कहना था कि भाई और भी रीजंस हैं, जैसे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होता है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या, अब मान लो प्राइस टी का कम हो गया, ठीक है, चाय सस्ती हो गई, 10 रुपये की चाय थी 2 रुपये की हो गई, तो जितने भी नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स हैं या जितने भी कॉफ़ी ड्रिंकर्स हैं, वो कॉफ़ी ड्रिंकर्स अब सोचेंगे यार चाय सस्ती हो गई तो हम कॉफ़ी को छोड़कर चाय पीना शुरू कर देते हैं, तो वो भी कॉफ़ी छोड़कर चाय पीना शुरू कर देंगे, तो ऐसे में चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। इसी तरह होता है इनकम इफेक्ट। मान लो कोई प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ, तो J.R. हिक्स ने बोला अगर कोई प्राइस कम होगा प्रोडक्ट का तो इसका मतलब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, आपका इनकम बढ़ गया, रियल इनकम बढ़ गया एक तरह से। और जब रियल इनकम बढ़ता है तो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, नॉर्मल गुड होगा तो आप डिमांड बढ़ा दोगे, इन्फीरियर गुड होगा तो डिमांड कम कर दोगे। तो इनकम के बढ़ने से नॉर्मल गुड की डिमांड तो बढ़ जाएगी, मतलब पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, और इन्फीरियर गुड की डिमांड कम हो जाएगी, नेगेटिव इनकम इफेक्ट। तो इसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट। बाकी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है ना। और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्ग ज़्यादा कब होता है, जैसे मान लो कोक और पेप्सी, जो बहुत क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं, जिनको आप आसानी से स्विच कर सकते हो, कोई इनकन्वीनियंस नहीं है, तो वो स्ट्रॉन्ग सब्सटीट्यूट्स हैं। लेकिन मान लो दूसरा एग्जांपल सोचते हैं, मान लो कार और स्कूटर। अब कार और स्कूटर स्ट्रॉन्ग सब्सटीट्यूट्स नहीं है, क्योंकि कार से स्कूटर पे आना पड़े आपको तो थोड़ा सा मुश्किल तो होगी, तकलीफ तो लगेगी, तो वो स्ट्रॉन्ग सब्सटीट्यूट्स नहीं होते। तो ये भी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में एक बात थी। अच्छा, फिर प्राइस इफेक्ट जो होता है वो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ था। प्राइस इफेक्ट का मतलब होता है कि जिसमें सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों जुड़ जाते हैं। तो अगर कोई हमसे पूछे प्राइस इफेक्ट का फॉर्मूला बताओ, तो हम प्राइस इफेक्ट का फॉर्मूला कहेंगे, ये लिखा भी है हमने, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। तो दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा प्राइस इफेक्ट। अब प्राइस इफेक्ट नॉर्मल गुड में तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि नॉर्मल गुड के अंदर तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट भी और इनकम इफेक्ट भी दोनों पॉजिटिव होते हैं। लेकिन इन्फीरियर गुड में बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाती है कि मान लो प्राइस कम हुआ तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के हिसाब से तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन इनकम इफेक्ट के हिसाब से डिमांड कम होगी क्योंकि इन्फीरियर गुड है। तो वहाँ पर मतलब एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो जाता है। ये बताया J.R. हिक्स ने कि देखो इन्फीरियर गुड जो होगा वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, प्राइस कम होने पर हो सकता है डिमांड बढ़ भी जाए या हो सकता है डिमांड कम भी हो जाए। तो ये एक इंटरेस्टिंग इसमें पॉइंट था। बाकी और भी 2 फैक्टर्स होते हैं लेकिन वो इजी हैं, जैसे नए कस्टमर्स आ जाते हैं। अब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो नए ग्राहक आ जाएंगे, है ना, तो डिमांड बढ़ जाएगी। या फिर डिफरेंट यूजेस, बहुत से प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका दाम अगर बढ़ता है तो आप उनके यूजेस कम कर देते हो, और यूजेस कम कर देते हो तो डिमांड भी कम हो जाती है। जैसे मिल्क का एग्जांपल था, मिल्क के बहुत सारे यूजेस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्राइस बढ़ता रहेगा आप एक एक यूज़ उसका कम करते रहोगे, और यूज़ कम करते रहोगे तो डिमांड भी कम हो जाएगी। तो ये बेसिकली वो रीज़न हो गया। अच्छा, फिर एक्सेप्शंस भी होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के। बहुत सी चीज़ें लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो ही नहीं करती, जैसे कॉन्स्पिक्यूअस गुड, डायमंड्स, वो जितने महंगे होंगे उतना ज़्यादा खरीदेंगे। गिफन गुड्स, सर रॉबर्ट गिफन ने क्या स्टोरी देखी थी कि यार मीट और ब्रेड 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन उन्होंने देखा, ऑब्जर्व करा कि ब्रेड जो है उसके दाम बढ़ रहे हैं फिर भी डिमांड कम नहीं हो रही, तो एक लॉ ऑफ डिमांड का फेलियर हो गया। तो ये एक एक्सेप्शन बन गया गिफन गुड्स के नाम से। बाकी इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि गिफन गुड्स जितने भी होते हैं वो सब इन्फीरियर गुड्स होते हैं, लेकिन सारे इन्फीरियर गिफन गुड्स नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। तो ये आपको यहाँ पे समझाया था। अच्छा, इसके अलावा कुछ कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज़ होती हैं, जैसे एसी, मोबाइल, टीवी, ये आप खरीदते हो, इनका प्राइस जो भी हो आप खरीद ही लेते हो, है ना। इसी तरह फ्यूचर राइज इन प्राइसेस, अब जैसे गोल्ड, आपको लग रहा है कि फ्यूचर में और महंगा होगा, तब भी फिर आप अभी खरीद लोगे, चाहे अभी भी प्राइसेस ज़्यादा क्यों ना हो, आप खरीद लोगे। कई बार इर्रेशनल बिहेवियर होता है, आपको लगता है कि भाई ठीक है खरीदना है तो खरीदना है, महंगा है तब भी खरीद रहे हो। कई बार स्पेकुलेटिव गुड्स में भी आप डिमांड बढ़ाते हो, प्राइस बढ़ रहा है तब भी खरीदते हो। और भी कुछ अदर रीजंस होते हैं जिस वजह से आप डिमांड को बढ़ा घटा सकते हो। तो यानी कि बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जब लॉ ऑफ डिमांड को आप फॉलो नहीं करते, प्राइस बढ़ने पर भी ज़्यादा खरीद लोगे या प्राइस कम होने पर भी कम खरीद लोगे। तो कुछ चीज़ें लॉ ऑफ डिमांड को
फेल करती हैं। अच्छा, फिर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने कवर करा था जो हमेशा याद रखना है एग्ज़ाम के लिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड किसे कहते हैं और चेंज इन डिमांड किसे कहते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब है कि प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो रही है, लेकिन चेंज इन डिमांड का मतलब है कि किसी दूसरे फैक्टर की वजह से डिमांड चेंज हो रही है। तो ये बड़ा ही क्रिटिकल बात है जो याद रखनी है, जो मुझे लगता है आपको समझ भी है। अब प्राइस की वजह से जब क्वांटिटी चेंज होती है तो हम उसको बोलते हैं एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन दूसरे फैक्टर्स की वजह से जब डिमांड चेंज होती है तो हम कह देते हैं इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। तो दोनों के डायग्राम और कहानी इसलिए अलग है, देख लेते हैं। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि आपका प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, जिस वजह से क्वांटिटी या तो बढ़ेगी या घटेगी। क्वांटिटी बढ़ने को येलो कलर वाले को एक्सपेंशन कह देते हैं और क्वांटिटी घटने को ब्लू कलर वाले को कॉन्ट्रैक्शन कह देते हैं। तो येलो कलर में एक्सपेंशन हो रहा है, ब्लू कलर में उधर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन इसमें प्राइस बढ़ घट रहा है, इसे कहते हैं मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड का। लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज के अंदर आपका डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाता है, यानी कि रेड कलर में आप देख रहे हो इंक्रीज इन डिमांड, प्राइस सेम है, देखो प्राइस चेंज नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट बात है, प्राइस वही रहेगा लेकिन डिमांड बढ़ गई। और ग्रीन कलर में आप देख रहे हो लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, यानी कि डिमांड कम हो गई पर प्राइस नहीं चेंज हुआ, प्राइस वही है। तो ये खूबसूरती होती है इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। बाकी इसके रीज़न आपको थोड़ा सा याद रखने, जो लिख रखे हैं हमने, वेरी सिंपल, कि नॉर्मल गुड है इनकम बढ़ गई, इन्फीरियर गुड की इनकम कम हो गई, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट बढ़ गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड सस्ते हो गए, या पॉपुलेशन बढ़ गई, फेवरेबल चेंज इन टेस्ट हो गया। मतलब किसी भी रीज़न की वजह से डिमांड बढ़ सकती है और उधर लिखे हुए किसी भी रीज़न की वजह से डिमांड कम हो सकती है। ये सारे अदर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड बढ़ती या घटती है। फिर इसके बाद होता है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो होता है बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट सेम है, ये बड़ी अच्छी बात है कि उसका कॉन्सेप्ट सेम होता है, लेकिन उसमें हमें 4 तरह की इलास्टिसिटी पढ़नी है। प्राइस की वजह से क्वांटिटी चेंज हो रही है तो प्राइस इलास्टिसिटी, रिलेटेड गुड के प्राइस की वजह से चेंज हो रही है तो क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम की वजह से चेंज हो रही है तो इनकम इलास्टिसिटी, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे की वजह से चेंज हो रही है तो एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी, है ना। तो ये उसके चारों के फॉर्मूले होते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन, या तो प्राइस होगा या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड होगा या इनकम होगी या एडवर्टाइजमेंट होगा। कॉन्सेप्ट सेम होता है, लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी इलास्टिसिटी की 5 डिग्रीज होती हैं, वो हमें पता होने चाहिए अच्छे से। एक होती है इन्फिनिटी, जिसमें डिमांड कर्व होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक होती है ज़ीरो, जिसमें डिमांड कर्व होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक होता है मोर देन 1, जिसमें डिमांड कर्व होगा फ्लैटर, यानी क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज हो रहा है, इसका मतलब होता है क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज हो रहा है। एक होता है लेस देन 1, इसमें डिमांड कर्व होता है स्टीपर, यानी कि इसमें क्वांटिटी में कम चेंज हो रहा है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है। और एक होता है इक्वल टू 1, उसमें क्वांटिटी और प्राइस दोनों का चेंज बराबर होता है। तो डिमांड कर्व के शेप को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल देते हैं। तो ये आपको याद रखने एमसीक्यू के लिए, बनाने को तो नहीं बोलेगा लेकिन याद रखना है। तो 5 डिग्रीज होती हैं इलास्टिसिटी की, है ना। बाकी इसके लॉजिक मैंने आपको बताए थे कि कैसे काम करते हैं। फ्लैटर मतलब क्वांटिटी ज़्यादा चेंज हो रही है, स्टीपर मतलब क्वांटिटी कम चेंज हो रही है ना, ये मतलब होता है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है कि क्वांटिटी और प्राइस दोनों बराबर चेंज हो रहे हैं, तो इसीलिए इलास्टिसिटी 1 होती है। बाकी ज़ीरो का मतलब है कि प्राइस चेंज नहीं हो रहा, बिल्कुल डिमांड कर्व पैरेलल है। और इन्फिनिटी का मतलब है प्राइस चेंज नहीं हो रहा, और ज़ीरो का मतलब है कि क्वांटिटी बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, वर्टिकल है आपका डिमांड कर्व। तो 5 डिग्रीज होती हैं मेनली, ये याद रखनी है आपको। अच्छा, बाकी अलग अलग मेथड्स होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी को निकालने के। पॉइंट इलास्टिसिटी, इसमें फॉर्मूला याद रखने, वो बता देता हूँ आपको। पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है मेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको ओपन करके आप लिख सकते हो, मेन फॉर्मूला Q1 माइनस Q0 अपॉन P1 माइनस P0 इंटू P0 अपॉन Q0, जिसमें Q1 मतलब नई क्वांटिटी, Q0 मतलब पुरानी क्वांटिटी, P1 मतलब नया प्राइस, P0 मतलब पुराना प्राइस। अच्छा, बाकी हम इसी फॉर्मूले को ऐसे भी शो कर सकते हैं, 1 अपॉन स्लोप इंटू P0 अपॉन Q0, क्योंकि हमने स्लोप पहले पढ़ रखा था कि स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन P अपॉन चेंज इन Q, तो ये भी एक फॉर्मूला याद रखना है। बाकी
इसके अलावा दूसरा मेथड होता है ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड एक थ्योरेटिकल मेथड है जिसमें हमें सिंपल ये बात याद रखनी है कि अगर हम एक डिमांड कर्व पर 5 पॉइंट्स बनाएं, ऊपर ए, फिर बी, सी, डी, ई, तो सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी ए पॉइंट पर होगी, इन्फिनिटी, फिर मोर देन 1, फिर 1, फिर लेस देन 1, फिर 0। तो ये ऑर्डर वाइज मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में इलास्टिसिटी इसमें चलती है। बाकी फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो ये थ्योरेटिकल मेथड है, ज्योमेट्रिक मेथड। फिर आता है एक और इम्पॉर्टेंट आर्क मेथड। इसमें भी इलास्टिसिटी निकालते हैं लेकिन इसका फॉर्मूला अलग है, तो वो फॉर्मूला याद रखना है Q1 माइनस Q0 अपॉन Q1 प्लस Q0 इंटू P1 प्लस P0 अपॉन P1 माइनस P0। तो इससे भी आपका आंसर आ जाएगा लेकिन कुछ भी अलग आ सकता है। फिर एक और होता है एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें हम एक्सपेंडिचर निकालते हैं, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस इंटू क्वांटिटी करके। अब इसमें सिर्फ 3 केसेस होते हैं जो याद रखने हैं। अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब प्राइस बढ़ा और टीई भी बढ़ गया, तो इसका मतलब इलास्टिसिटी है लेस देन 1। लेकिन अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे कि प्राइस तो बढ़ रहा है, टीई कम हो रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो मतलब इलास्टिसिटी मोर देन 1। और अगर टोटल एक्सपेंडिचर चेंज ही ना हो तो हम कहते हैं इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। तो इसमें 3 केसेस होते हैं और तीनों का मतलब हमने डेमो भी बनाया था। तो पहले केस में सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो इलास्टिसिटी लेस देन 1। दूसरे केस में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो इलास्टिसिटी मोर देन 1। और तीसरे केस में टोटल एक्सपेंडिचर चेंज ही नहीं हो रहा तो इलास्टिसिटी डू नॉट चेंज, मतलब इक्वल टू 1। टोटल एक्सपेंडिचर डू नॉट चेंज तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। तो 3 केसेस होते हैं, है ना। तो मेन प्राइस इलास्टिसिटी है, बाकी इनकम इलास्टिसिटी में कोई फ़र्क नहीं है, सेम फॉर्मूला है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन इनकम। बाकी और कोई मेथड नहीं है, तो इसमें सिंपल। हाँ, इसमें एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो इन्फीरियर गुड, अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब ये है आपका नॉर्मल गुड। लेकिन अगर वो आंसर पॉजिटिव में 1 तक आता है, 0 to 1 के बीच में आता है, तो आप कहोगे नेसेसिटी गुड, और 1 से ज़्यादा आता है तो हम कहेंगे लग्जरी गुड। तो ये इसका एनालिसिस याद रखना है। बाकी 0 का मतलब है गुड्स पर इनकम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, जैसे सॉल्ट। अच्छा, फिर है क्रॉस इलास्टिसिटी। उसमें भी फॉर्मूला एक ही है, सेम है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तो फॉर्मूला एक ही है, वो याद रखना है और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, एनालिसिस इसमें भी इम्पॉर्टेंट है। आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब सब्सटीट्यूट गुड्स। लेकिन नेगेटिव या पॉजिटिव में आंसर -1 या 1 तक आ रहा है तो हम कहेंगे वीक कॉम्प्लीमेंट्स या नॉट क्लोज सब्सटीट्यूट। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा आ रहा है, मान लो पॉजिटिव 1 से ज़्यादा आ रहा है तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग सब्सटीट्यूट्स, या नेगेटिव 1 से ज़्यादा आ रहा है तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स। और परफेक्ट इन्फिनिटी आ रहा है तो परफेक्ट सब्सटीट्यूट भी एक हाइपोथेटिकल टर्म है जो कह सकते हैं। तो ये एनालिसिस इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी अगेन सेम फॉर्मूला है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट। तो बस इसमें इनमें फॉर्मूले सेम ही है, इसमें कोई भी अंतर नहीं होता। अच्छा, बाकी इलास्टिसिटी को अफेक्ट करने के भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो पता होने चाहिए। जैसे नंबर ऑफ़ सब्सटीट्यूट्स, ज़्यादा सब्सटीट्यूट्स होंगे तो इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी, मतलब चेंज हो जाएगी। कम सब्सटीट्यूट्स होंगे तो इलास्टिसिटी कम होगी। नंबर ऑफ़ यूजेस ज़्यादा होंगे तो इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी, कम यूज़ होंगे तो इलास्टिसिटी कम होगी। शेयर इन कंज्यूमर बजट, अगर कंज्यूमर के बजट में शेयर ज़्यादा होगा तो इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी, शेयर बहुत कम होगा तो इलास्टिसिटी भी कम होगी। ये भी एक पॉइंट है। टाइम पीरियड, टाइम बहुत ज़्यादा है तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, टाइम बहुत कम है तो इलास्टिसिटी कम होगी। नेचर ऑफ गुड, लग्जरी गुड्स हैं तो इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होगी, नेसेसिटी गुड हैं तो इलास्टिसिटी बहुत कम होगी। और कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे अगर हैबिचुअल गुड्स हैं तो इलास्टिसिटी कम होगी, टाइड डिमांड है तो इलास्टिसिटी कम होगी, जैसे आपको प्रिंटर के साथ इंक खरीदनी पड़ेगी। माइनर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, बड़ी गाड़ी के साथ आप परफ्यूम खरीद रहे हो तो मतलब खरीदोगे, ज़्यादा डिमांड चेंज नहीं होगी, इलास्टिसिटी कम है। प्राइस रेंज, बहुत महंगे और बहुत सस्ते गुड्स अगर खरीदोगे तो उनकी भी इलास्टिसिटी जनरली कम होगी एक्सट्रीम केसेस। तो ये थ्योरेटिकल कुछ पॉइंट्स है जो इलास्टिसिटी को मतलब डिफाइन करते हैं। तो ये है देखो पूरा आपका डिमांड एंड इलास्टिसिटी का चैप्टर।